बच्चों आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर कूलाम का नियम पढ़ेंगे और कूलाम के नियम को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास एक आवेश Q1 है, ठीक है, और एक आवेश Q2 है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, तो कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, आपका कूलाम्स लॉ है, ये है कूलाम का नियम। अब देखो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, तो ये क्या है बच्चों, कूलाम्स लॉ। देखिए ये क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो माना हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, कौन से, Q1 और Q2, जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहली लाइन में बोल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मान लो F जो बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, कौन से आवेश, Q1 और Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल, ठीक है, के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती का साइन हो गया यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपकी पहली स्टेटमेंट। यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, और r भी का भी क्या है, स्क्वायर है। ये कह रहा है कि ना दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा 1 में आती है चीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर साइन लगा देते हैं अनुक्रमानुपाती का, और किसके अनुक्रमानुपाती है, f के अनुक्रमानुपाती है, तो f लिख दिया आपने। तो ये हो गई आपकी सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए पहली स्टेटमेंट भी हो गई और सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का साइन है, यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का साइन है, और दोनों क्या है, इक्वल है। f यहाँ पर भी है, f यहाँ पर भी है। तो हम इसे फाइनली कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो अगली लाइन आएगी, अगली लाइन में मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन को हटाना होगा, और जब इसको मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक नेतांक मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेतांक है आपका वो क्या आएगा, k नेतांक आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक k नेतांक आएगा और बाकी पूरी स्टेटमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यही क्या है, आपका कूलाम्स लॉ है। ये क्या है, आपका कूलाम का नियम है। अब इसके आगे की बात करें कि k क्या है, यहाँ पर एक नेतांक है। यहाँ पर लिख देते हैं k बराबर नेतांक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर जो k की वैल्यू है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है
जो k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आती है वो कैसे आती है, वो अगले डेरिवेशन में यहाँ पर हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो रहेगी यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन रहेगी। ठीक है, तो यही क्या है आपका एक्चुअल में कूलम्ब्स का नियम है। ठीक है, कूलम्ब का नियम है। तो यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है आपका कूलम्ब का नियम है। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये इतनी ही रखनी है। अब जो अगला डेरिवेशन चलेगा हमारा माध्यम का परावैद्युतांक, उसमें जाके आपकी एक्चुअल डेफिनेशन इसकी निकल के आएगी, एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है माध्यम का परावैद्युतांक, इसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जब माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, तब हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में आएगा। ठीक है, जैसा कि एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम एक चीज नई पढ़ने वाले हैं, क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। अब अगर बात करें माध्यम का परावैद्युतांक की, तो जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए माना माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है। तब यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा ना हमें फॉर्मूला यहां से। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल सकती है चीज, यहां पर देखो, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो यहां पर क्या मिलेगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या देते हैं, समीकरण 1। बात समझ में आ गई, इसको क्या कह दिया हमने, समीकरण 1। अब याद करो, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डेरिवेशन कराया था कूलम्ब के नियम का। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, देखो यहां से लिख देता हूं मैं, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से हमने क्या लिया था, एक कांस्टेंट लिया था। क्या कांस्टेंट, क्या, के बराबर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़ा था, याद करो, हमने जब कूलम्ब का नियम पढ़ा था। ठीक है, कूलम्ब का नियम पढ़ा था। तो अब एक बात सोचो, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां पर एक बात सोचो, ये एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है, क्या हम इसकी वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर देखो हमें क्या मिलेगा, देखो
एप्सिलॉन का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन r एंड एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिलेगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब बात करें, अगर जो ये आपका देखा ना माध्यम का परावैद्युतांक, अगर मान लो परावैद्युतांक, अब मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, माना यदि, यहां लिख देते हैं यदि ER इक्वल टू 1, अगर जो परावैद्युतांक है उसकी जो वैल्यू है अगर 1 हो अप्रॉक्स, ठीक है, तब क्या होगा, तब अगली टर्म क्या आएगी आपकी निकल के, ये वाली, अगर हम ER एप्सिलॉन r बराबर 1 रख देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k का मान यहाँ पर हमारा निकल आया है, क्या निकला, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू उठा के अगर हम कूलाम के नियम में रखें, तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, कूलाम के नियम में। अब देखो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ से, ये उठा के, ये वाली जो k की वैल्यू है इसको मैं उठा के यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, ठीक है। अब क्या हो गई बात, ये क्या होता है आपका कूलाम का नियम होता है। और जो हमने अभी डेरिवेशन पढ़ा था कूलाम के नियम में, वो क्या था, विद्युतशीलता का था, जहां पर हम एप्सिलॉन को यूज करते हैं। अब ये क्या आ गया, माध्यम में आ गया, माध्यम के परावैद्युतांक में आ गया। तो ये जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई, यही आपका क्या कहलाता है, कूलाम का नियम आता है। और इस पे क्या आएंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, कूलाम के नियम पे। तो ये आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कूलाम का अदिश रूप पढ़ा था, मैथमेटिकल रूप था, ठीक है, पूरा टोटली हमने जो अभी तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब जो कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो उसकी सदिश फॉर्म पढ़ेंगे, यानी इसमें डायरेक्शंस भी मेंशन होंगी और मैग्नीट्यूड भी मेंशन होगा, ठीक है, दोनों चीजें मेंशन होंगी। तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, अच्छे से समझना, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो कूलाम का नियम था, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर दो चार्जेस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा क्या है, Q2 चार्ज है आपके पास। चूंकि हम सदिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर का भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, r वेक्टर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं इसको देखिए जो ये वेक्टर लगा हुआ है ना ऊपर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, r पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, ठीक है, या यहाँ पर एक पॉजिटिव ले लिए, एक नेगेटिव ले लीजिए, आप कुछ भी चाहें वो ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब एक बात सोचिए, जब इन दोनों को पास में लेकर आया जा रहा है, r डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, इस आवेश पर भी और इस आवेश पे भी, दोनों पे फोर्स अप्लाई होगा। Q1 लगाएगा Q2 पे फोर्स और Q2 लगाएगा Q1 पे फोर्स। तो एक चीज सोचो, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रिपल करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज जो होगा इसके फोर्स से क्या इस डायरेक्शन में भागेगा, ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, ठीक है, और इसके फोर्स से ये चार्जेस क्या कहां जाएगा, यहां इस साइड में जाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात। अब अगर चेंज कर दें आवेश, मतलब यहाँ पे नेगेटिव रख दें और यहाँ पे पॉजिटिव रख दें,
या यहाँ पे नेगेटिव रख दे, यहाँ पे पॉजिटिव रख दे, मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस रख दे, तब क्या होगा, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ भागेगा और ये यहाँ भागेगा। तो एक चीज समझ में आई, क्या चीज, कि कैसे भी पोजीशन में हम रखें, चाहे सेम चार्जेस रखें चाहे डिफरेंट टाइप के चार्जेस रखें, तब भी क्या होगा, हमेशा जो डायरेक्शन होगी फोर्स लगने की वो क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी, हमेशा अपोजिट होगी जो डायरेक्शन होगी, है ना। एक इस साइड में लगेगा तो एक इस साइड में लगेगा, और सेम चार्ज वो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे तो एक ऐसे लगेगा एक ऐसे लगेगा, तो हमेशा क्या रहेगी, दोनों चार्जेस की जो फोर्स लगने की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, चेंज रहेगी, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब इसी को हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली। अब इसको हम प्रूफ करके लेके आएंगे सदिश फॉर्म में। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है इसके बारे में हम समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए यहाँ पर F21 लग रहा है, और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F12 लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं फोर्स पे, क्योंकि यहाँ पर हम सदिश फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए बाकी सारी चीजें आपको ऐसी लिखनी है कि मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये दोनों r पोजीशन वेक्टर की दूरी पर रखे हुए हैं, यहाँ पर एक r यूनिट वेक्टर है, और Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स है वो F21 है, ठीक है, और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वेक्टर F12 लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थ्योरी के रूप में लिख लेनी है। अब यहाँ पर आगे कैसे डेरिवेशन करना है उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब आप देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर F किसके कारण, Q1 के कारण। तो Q1 के कारण Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, F21 लग रहा है ना, F21। ठीक है, तो F21 इज इक्वल्स टू, कूलॉम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था फोर्स का, कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था ना कूलॉम्स लॉ में, लेकिन हम सदिश की बात कर रहे हैं यहाँ पर R स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, RQ, क्या लिखेंगे, RQ। अच्छा, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे R पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी समझेंगे इसको कि इस फॉर्म में हमें लिखने का क्या रीजन है, इसको लिखा क्यों है, ठीक है, RQ क्यों लिखा है यहाँ पर, अभी समझ जाएंगे। पहले अगली टर्म लिख लेते हैं। अगली क्या है, Q1 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन RQ माइनस R पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लिया, अब ये माइनस क्यों लिया, अब देखो माइनस क्यों लिया, यहां पर देखो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे डिफरेंट टाइप के चार्जेस रखो चाहे सेम टाइप के चार्जेस रखो, आप हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, विपरीत दिशा में रहेंगे। तो एक ये डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है और एक उसकी जस्ट विपरीत डायरेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया। ये बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां लिख लेते हैं, एक लाइन लिखते हैं, यदि, ठीक है, यदि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R पोजीशन वेक्टर अपॉन R, ये होता है ना, ये मैथमेटिकल जब हम सदिश पढ़ते हैं ना, सदिश, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस जब आप पढ़ोगे 12th में, तो वहां पर एक टर्म निकल के आएगी कि जो R यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो इक्वल टू कितना होता है, R पोजीशन वेक्टर अपॉन R, इसके इक्वल होता है। ठीक है, R पोजीशन वेक्टर अपॉन R इसके इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। और R यूनिट वेक्टर का मान जो होता है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं इसको अप्लाई करूं इस फोर्स में, तो यहां पर हमें जो परिणाम मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां पर जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो F, अगर मैं यहां पर बात करूं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2
अपॉन, अब देखो यहां पर आर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, तो यहां पर एक बात समझो, आर पोजीशन वेक्टर यहां पर है ना, तो आर पोजीशन वेक्टर की अगर इन जो ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, इन तीनों से अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से आर पोजीशन वेक्टर की, तो आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू आर यूनिट वेक्टर इनटू आर, यही तो आएगी वैल्यू यहां से निकल के, आर यूनिट वेक्टर इनटू आर। अब एक बात सोचो, अगर मैं यहां पर आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू उठा के यहां पर रख देता हूं, क्या आर, मान लो यहां पर मैं इसकी जगह पे आर यूनिट वेक्टर आर लिख देता हूं, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर आर लिख देता हूं, क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर की जगह पे ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर आर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा क्या, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर फिर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो डायरेक्ट मैंने अप्लाई करके यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर पहले तो जो लिखा हुआ था वो सेम लिख लेते हैं, आर यूनिट वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, और यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे वैल्यू को रखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ये बन जाएगी टर्म, ठीक है। अगली जो टर्म बनेगी आपकी क्या बनेगी, F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम वैसे ही जैसे हमने इसके लिए करा था वैसे ही हम क्या रखेंगे, ये वाला मान जो उठा के इसमें रखेंगे, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, माइनस आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब गौर से देखो, गौर से देखो, ध्यान से समझो कि यहां पर F21 जो फोर्स है वो F12 फोर्स के इक्वल है, इक्वल है। अब आप कहोगे सर इक्वल कहां है, यहां पर तो माइनस का साइन है और यहां पॉजिटिव का साइन है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर एक चीज समझो, यहां पर जो माइनस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड का माइनस नहीं है, ये डायरेक्शन का माइनस है। समझ रहे हो बात को, ये मैग्नीट्यूड का माइनस नहीं है, ये डायरेक्शन का माइनस है। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव वे में जा रहा है तो एक जस्ट अपोजिट वे में जा रहा है, यानी दोनों क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है केवल, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या है, दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये है इसका सदिश फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों का बल तो सेम आया है, इसका भी बल सेम है और इसका भी बल सेम है, लेकिन माइनस के चक्कर से इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला, यहां पर ध्यान देखिए, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एफ वेक्टर F21 मॉड में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर माइनस मॉड F वेक्टर F12 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम कूलॉम के नियम में, यानी कि हम दो चार्जेस को अगर पास लेकर आते हैं तो लगने वाले जो फोर्स होंगे दोनों पे वो क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बात समझ में आ गई। तो दोनों पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो परिमाण में बराबर होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर ये कंक्लूजन निकल कर आता है, ठीक है। ये ही है क्या, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से इसे नोट कर लो। फिर जो टॉपिक है वो है आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने चार्ज के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, अब हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। तो आवेश के गुण कौन कौन से हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो आवेश के गुण की अगर बात करें तो हमने कई चीजें पढ़ी हैं आवेश के बारे में। एक तो EMI पढ़ा हमने आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आवेश जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो यहीं से आपकी क्या बन जाएंगी, प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, आपके आवेश के गुण बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आवेश की, देखो पहली जो प्रॉपर्टी हुई आपकी आवेश की, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसी बुक बता दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो लिखने वाला पॉइंट होगा वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आवेश की, कि आवेश जो है
आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी उसके द्रव्यमान के साथ। तो लिख लो, आप उसे नोट कर लो, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी उसके मास के साथ यानी द्रव्यमान के साथ। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। और अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, हमने ये भी पढ़ा कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आवेश की एक प्रॉपर्टी निकलती है क्या, कि सेम चार्जेस, मतलब एक तरह के, आप बोल सकते हो हिंदी में, हिंदी वाले बोल सकते हैं कि सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इंग्लिश वाले ऐसे समझ सकते हैं कि सेम चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके अलावा जो चार्ज है, एक प्रॉपर्टी और दर्शाता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो जो आवेश संरक्षण है ये इसको भी फॉलो करता है, जैसे एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आवेश संरक्षण का होता है, यानी चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये हो गया आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी। तो ये भी क्या आएगा, आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी में आएगा। बच्चों अब जो अगली प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज की, वो है आवेश की क्वांटम प्रकृति, यानी ये इसका अगला गुण है। चार्ज जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो ये कहता है कि किसी वस्तु का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, किसी वस्तु, तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण कहता है कि भैया किसी वस्तु का आवेश जो होता है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज होता है। अब ये क्या चीज है इसके बारे में अच्छे से समझाता हूं। अब देखो, हमने हमेशा सुना है कि 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकले दूसरी वस्तु में पहुंच गए, 1000 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, ऐसे पढ़ा है ना हमने हमेशा। तो यही बात यहां पर ये कहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह की फॉर्म में रहेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमेशा एक पूर्णांक गुणज है, ये दिखा रहा है ना यहाँ पर। तो देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज है, ये क्या एक पूर्णांक नंबर है, 3, 10, 1, या माइनस की बात करें तो -10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इसके पूर्णांक हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कैसी फॉर्म में रहेगा, 1, 2, 3, 4 या 5, ना कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी फॉर्म में नहीं रहेगा। देखो कभी ऐसा सुना है 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 0.7 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा सुना है? तो जो इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इस फॉर्म में रहेगा और इस फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब केवल और केवल यही है, और यही प्रोसेस क्या है पूरी, यही आपके आवेश की क्वांटम प्रकृति है, जिसे हम क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना कि किसी वस्तु का आवेश जो है, किसी वस्तु का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, तो पूर्णांक गुणज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर n ले लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि पूर्णांक गुणज क्या हो सकते हैं आपके, पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक जो नंबर्स होते हैं आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमने प्लस और माइनस दोनों लिया है यहाँ पर। तो n जो है यहाँ पर किसको डिनोट करेगा, पूर्णांक को डिनोट करेगा। ठीक है, किसको डिनोट करेगा, पूर्णांक को। और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, और Q क्या है, यहाँ पर आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्वांटम प्रकृति में पढ़ेंगे Q बराबर प्लस माइनस n ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपकी आवेश की क्वांटम प्रकृति है। ठीक है, जिसे हम आवेश का